स्वागत दोस्तों, आगे चैनल से आगे सामने मुद्दों पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी डिटेल आपको बताएंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता के बयान के बाद जिस तरीके से लड़ी बीजू जनता दल, दोस्तों कांग्रेस पार्टी का अलग कमान ने इस मामले को लेकर दे दिया एक बड़ा आदेश दोस्तों, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने बीजू जनता दल के खिलाफ अपने आरोपों को वापस लेते हुए कोर्ट केस भी वापस किया है। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट, और कांग्रेस पार्टी बीजू जनता दल के गठबंधन को लेकर नई चर्चाएं तेज हो गई है। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर असम के अंदर ताबड़तोड़ प्रचार करते हुए नजर आई है प्रियंका गांधी। दोस्तों बताएंगे कौन सा नया मुद्दा उन्होंने उठाया है और बीजेपी के किन किन नेताओं को कायर बताकर आई है प्रियंका गांधी। दोस्तों डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक एक करके सारी बड़ी खबरों की तरफ बताएंगे। एक और बीजेपी की बी टीम के दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि अब टाइम आ चुका है बीजू जनता दल और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन बनने का, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा बीजू जनता दल के संस्थापक बीजू पटनायक को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद जिस तरीके से बीजू जनता दल लड़ी दोस्तों, और जिस तरीके से भाजपा के नेता पर दबाव बनाया गया, पहले संसदीय कमेटी से इस्तीफा दिया गया, उसके बाद निंदा प्रस्ताव विधानसभा के अंदर पेश किया गया और बीजेपी के एक एक विधायक से लेकर एक एक सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ खड़े हो गए दोस्तों, क्योंकि बीजू जनता दल और उड़ीसा को लेकर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंस गई थी। ऐसे में बीजू जनता दल ने बीजेपी को जमीनी हकीकत दिखाई दोस्तों, निशिकांत दुबे से माफी मंगवाया और निशिकांत दुबे ने बीते दिन ट्वीट करते हुए कहा कि पिछले हफ्ते मीडिया से बात करते हुए मैंने नेहरू गांधी परिवार के कारनामों के क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भारत के अग्रणी नेताओं में स्थान रखने वाले आदरणीय श्री बीजू पटनायक के संदर्भ में मेरी बातों से गलत अर्थ निकाला गया। इसके बाद वो कहते हैं कि पहले तो ये वक्तव्य जो बयान मैंने दिया था ये मेरा व्यक्तिगत था, यानी मेरा था, पार्टी का इसे लेना देना नहीं है। नेहरू जी के ऊपर मेरे विचार को बीजू बाबू के ऊपर समझा गया। बीजू पटनायक बाबू हमारे लिए हमेशा ऊंचे कद के स्टेट्समैन नेता ही रहेंगे और अगर मेरे बयान से किसी की भावना आहत हुई है तो मैं बेशर्त माफी मांगता हूं। यानी दोस्तों अब लाइन पर आ गए और माफी बाजी कर रहे हैं बीजेपी के नेता, जो अमूमन इसी तरीके की हरकतें करते हैं, पहले उल्टा उल्टा बयान दे देते हैं, उसके बाद जब विपक्ष पूरे मामले पर जोरदार तरीके से प्रतिक्रिया देता है तो उसके बाद माफी मांगते हुए नजर आते हैं। और अब जो अपडेट आ रही है दोस्तों, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने बीजू जनता दल के साथ में गठबंधन बनाने को लेकर एक बड़ा संकेत दिया है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के आला कमान से ही एक ऐसी अपडेट सामने आई है जिससे लग रहा है कि कांग्रेस और बीजू जनता दल जल्द हाथ मिला सकते हैं दोस्तों। राज्यसभा चुनाव दोनों ने मिलकर लड़ा था, लेकिन अब कांग्रेस को समझ में आ गया कि बीजू जनता दल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो उम्मीद दिखा रही है, क्योंकि निशिकांत दुबे के मामले को लेकर जिस तरीके से बीजू जनता दल ने हर जगह पर विरोध किया, उससे लग रहा है कि भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए बीजू जनता दल थोड़ी तो सक्रिय हो गई है दोस्तों, और कुछ ना कुछ उम्मीद है कि बीजू जनता दल बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। इसके बाद कांग्रेस पार्टी आला कमान ने एक बड़ा फैसला लिया दोस्तों। इसके बाद अचानक से खबर उड़ीसा हाईकोर्ट से सामने आती है। अपडेट यह है कि उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भक्तचरण दास ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश के बाद नरला विधानसभा क्षेत्र से बीजू जनता दल के विधायक मनोरमा मोहंती की जीत को चुनौती देने वाली चुनावी याचिका को उड़ीसा उच्च न्यायालय में जाकर वापस ले लिया है दोस्तों, यानी उड़ीसा हाईकोर्ट गए हैं और कहा गया है कि बीजू जनता दल के विधायक के खिलाफ जो कांग्रेस पार्टी ने याचिका दाखिल की थी हम उसे वापस लेना चाहते हैं। हम 2024 के उड़ीसा विधानसभा चुनाव में नरला से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जो चुनाव लड़ा गया था और केवल 5000 वोटों के अंतर से वो चुनाव हारे थे, तो हमने याचिका दाखिल की थी और बीजू जनता दल के उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी और आरोप लगाए थे। इसके लिए सबूत भी जुटा लिए गए थे, लेकिन बाद में कांग्रेस ने कहा कि वो न्यायमूर्ति शशिकांत मिश्रा की पीठ के पास गए हैं और उन्होंने कहा कि वो अपनी याचिका वापस लेना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों हाईकोर्ट के जज ने 5000 रुपए का कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऊपर हर्जाना लगाया है। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम हर्जाना देने को तैयार है। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कांग्रेस आला कमान की ओर से आदेश दिया गया कि वो जो बीजू जनता दल के जीते हुए उम्मीदवार के खिलाफ याचिका देकर कार्रवाई करने के लिए कोर्ट पहुंचे हैं उसे वापस ले लीजिए। इससे साफ तौर पर पता चल रहा है दोस्तों कि बीजू जनता दल और कांग्रेस पार्टी आपस के सारे विवादों को सुलझा रही है, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर बीजू जनता दल और कांग्रेस पार्टी गठबंधन बनाने की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है दोस्तों। न्यायमूर्ति ने टिप्पणी करते हुए कहा कि न्यायालय संतुष्ट है कि किसी भी ऐसे सौदे या प्रतिफल से प्रेरित नहीं है ये पूरा मामला, जिसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। न्यायाधीश ने आगे कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 109 और 110 के तहत वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा किया गया है, परिणाम स्वरूप आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है और चुनाव याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने याचिका वापस लेकर कहीं ना कहीं बीजू जनता दल के साथ में एक और विवाद को सुलझा लिया है, जिसे साफ तौर पर आने वाले दिनों के अंदर एक बड़े गठबंधन की ओर संकेत मिल रहे हैं। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार आगे भी इस तरीके से पहुंचते रहे। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर
उत्तर प्रदेश के अंदर रोजा इफ्तारी के मामले को लेकर 14 मुस्लिम समाज के लड़कों को गिरफ्तार किया गया था। दोस्तों ऐसे में मुस्लिम समाज के लोगों के न्याय की मांग करते हुए मुस्लिम समाज से आने वाले बच्चों की रिहाई की मांग करने के लिए बार बार याचिका कोर्ट में डाली जा रही है दोस्तों, लेकिन इसके बावजूद एक बार फिर से कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए रोजा इफ्तारी वाले मामले को लेकर जमानत नहीं दी है दोस्तों, बल्कि 14 मुस्लिम लड़कों की बेल को एक बार फिर से कैंसिल कर दिया गया है। फिलहाल जेल में रहेंगे, यानी दोस्तों इतना बड़ा अपराध बताकर जेल में रखा गया है जिसकी जितनी आलोचना की जाए उतना कम है। सोचिए रोजा इफ्तारी करने मात्र को लेकर ये कार्रवाई चल रही है दोस्तों, और राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पार्टी की नेत्री प्रियंका गांधी असम के अंदर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर निशाना साधते हुए बीते दिन नजर आई दोस्तों। प्रियंका गांधी पार्टी के नेता देवव्रत सैकिया के समर्थन में प्रचार करने के लिए पहुंची थी और इस दौरान प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी वालों को अमेरिका का गुलाम बता दिया दोस्तों। प्रियंका गांधी ने कहा कि असम में एक परिवार सब कुछ लूट रहा है, जब वे लूटपाट नहीं कर रहे होते तो खादाने, जमीनें और हर संपत्ति बड़े उद्योगपति को सौंप दी जाती है। उन्होंने असम में बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार के दौरान हर मोर्चे पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए दोस्तों। उन्होंने शारदा और स्मार्ट सिटी और एनसी हिल्स जैसे कई पुराने घोटालों का मुद्दा उठाया है दोस्तों। प्रियंका गांधी ने दावा किया कि बीजेपी ने कहा था कि उसने डबल इंजन वाली सरकार दी है, असल में ये दोहरी गुलामी वाली भाजपा सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की गुलामी में लगे हुए हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा मोदी की गुलामी कर रहे हैं। उन्होंने चाय बागान श्रमिकों की दैनिक मजदूरी बढ़ाने के वादे को पूरा करने में नाकाम रही, बीजेपी पर निशाना साधा दोस्तों। प्रियंका गांधी रैलियां करती हुई नजर आ रही थी जिसमें भारी समर्थन उनको मिल रहा है और पार्टी में एक अलग तरीके का जोश देखने को मिल रहा है दोस्तों। असम में कांग्रेस पार्टी 9 तारीख से पहले ताबड़तोड़ रैलियां प्रियंका गांधी के करवा रही है, जिसे भारी असर देखने को मिलेगा पूरे चुनाव में दोस्तों। और गौरव गोगोई तो अपने नेतृत्व में लगातार असम कांग्रेस को आगे बढ़ा ही रहे हैं। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का सपोर्ट मिलने के बाद स्थिति पूरी तरीके से पलटती हुई नजर आ रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर प्रियंका गांधी की एक तस्वीर काफी ज्यादा शेयर की जा रही है दोस्तों। प्रियंका गांधी के साथ में गौरव गोगोई नजर आ रहे हैं और अखिल गोगोई नजर आ रहे हैं। ये तीनों के तीनों रैली करने के बाद एक इशारा करते हैं दोस्तों, यानी वी वाला विक्ट्री साइन का इशारा नहीं करते बल्कि 3 उंगली दिखाते हैं, जिसे लेकर लोगों ने अलग अलग तरीके की चर्चाएं करनी शुरू कर दी। कुछ लोग पूछ रहे थे कि आखिर ये 3 उंगली दिखाकर क्या इशारा करना चाहते हैं, तो कुछ लोगों ने जवाब देते हुए कहा कि बताना चाहते हैं कि 2/3 बहुमत से सरकार बनने जा रही है कांग्रेस पार्टी और उसके गठबंधन की, और कोई इसको नहीं रोक सकता है दोस्तों। प्रियंका गांधी असम में मौजूद थी तो पार्टी को एक और बड़ी सफलता मिलती है। असम में आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज है दोस्तों। ऐसे में AIUDF ने अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करने और पार्टी छोड़ने के कुछ हफ्तों बाद कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है दोस्तों। आपको बता दें कि AIUDF में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले नेता अमीनुल इस्लाम ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जितेंद्र सिंह इनको पार्टी में शामिल कराने के लिए स्थान पर मौजूद है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के एक बड़े नेता को अपने साथ में लेकर आकर कहीं ना कहीं बता दिया है कि असम में इस बार बदरुद्दीन अजमल कोई बड़ा फैक्टर नहीं होंगे। पिछली बार कांग्रेस ने गठबंधन किया था तो पार्टी को नुकसान हुआ था दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी वालों ने ध्रुवीकरण का कार्ड खेला था, जिसे कांग्रेस पार्टी को अपर असम के इलाकों में काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। लेकिन कांग्रेस अब समझ गई कि बदरुद्दीन अजमल के साथ में गठबंधन करने का कोई फायदा नहीं है। उनके पार्टी के टॉप नेताओं को साथ में जोड़ा जा रहा है और असम चुनाव से पहले ये बड़ी अपडेट कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए खुशी की खबर है दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर ताबड़तोड़ ट्रांसफर हो रहे हैं दोस्तों, कहीं पर 30,000 फॉर्म इकट्ठे जमा करवाए जा रहे हैं। इन सारे बातों को लेकर ममता बनर्जी ने पार्टी के एक एक नेताओं को, खासकर जो उम्मीदवार हैं, उनको चेताया है कि आप लोग निर्वाचन आयोग में जा रहे हो नामांकन दाखिल करने के लिए, और इस बात का खास ख्याल रखना कि कहीं कोई गलती ना हो, क्योंकि निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग के अंदर नवनियुक्त जो नए नए अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, वे लोग हमारे उम्मीदवारों के नामांकन को खारिज करने की कोशिश कर सकते हैं और बड़े स्तर पर इस तरीके की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि कई अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के नानूर के अंदर एक रैली को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर राजनीतिक लाभ के लिए केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी ने रैली में कहा कि सब कुछ बदल दिया गया है, यहाँ नई व्यवस्था चल रही है। निर्वाचन आयोग के द्वारा नवनियुक्त अधिकारियों को अपना नामांकन खारिज करने की जिम्मेदारी, आप लोगों का नामांकन यानी TMC के नेताओं का नामांकन खारिज करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसीलिए पूरी तरीके से सचेत रहिए और कोशिश करिए कि कहीं कोई गलती ना हो और नामांकन में पूरी तरीके से सावधानी बरतने की जरूरत है दोस्तों। यानी ममता बनर्जी ने पार्टी के नेताओं को चेतावनी दी है। अगर आप भी मानते हैं कि एक एक कार्यकर्ता और एक एक जो नेता नामांकन दाखिल करेंगे, उन सबका वेरिफिकेशन तृणमूल कांग्रेस को अपने हेडक्वार्टर से करना चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं कोई गलती ना हो, क्योंकि छोटा सा भी मिस्टेक होगा या नहीं भी होगा दोस्तों, तभी जिस तरीके की आशंकाएं जताई जा रही है, मामला गंभीर हो सकता है। और आप लोगों ने देखा है कि कई लोगों के नामांकन रद्द किए जाते हैं। असम में भी कई नामांकन रद्द हुए हैं। ऐसे में बंगाल में इस मामले को लेकर सचेतता देखने को मिल रही है, जो अच्छी बात है। और ममता बनर्जी तृणमूल
कांग्रेस आगे से इस मामले को लेकर कोशिश कर रहे हैं कि कोई गलती ना हो। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता एच.एस. फुल्का ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, दिल्ली के मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन कर ली है। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कई बातें कही। उन्होंने कहा कि पिछले 40 वर्षों में 1984 के दंगों के पीड़ितों के लिए मैं लड़ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने मेरा शुरू से साथ दिया है और 2014 से 17 के बीच में 3 साल तक आम आदमी पार्टी में भी रहे हैं फुल्का। दोस्तों ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इनको पंजाब विधानसभा चुनाव में लड़वाने को लेकर तैयारी कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्होंने विधानसभा का चुनाव पंजाब में लड़ा था और जीते भी थे, तो इस बार फिर से इनको मैदान में उतारा जा सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों आम आदमी पार्टी के नेता इस तरीके से बीजेपी में शामिल हुए हैं, इस पर आम आदमी पार्टी के किसी नेता की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जरूर उनको बयान देना चाहिए और बताना चाहिए कि आखिर आम आदमी पार्टी के नेता आजकल बीजेपी में क्यों शामिल हो जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का अगर कोई नेता बीजेपी में चला जाता है दोस्तों तो आम आदमी पार्टी वाले तरह तरह के आरोप लगाते हैं और साठ गांठ की बातें करते हैं, लेकिन अब जब आम आदमी पार्टी का नेता भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ नेता चला गया तो उस पर कोई बयान सामने नहीं आया है। अगर आप भी मानते हैं कि मामला काफी बड़ा है, इस पर जवाब देना चाहिए आम आदमी पार्टी को, खासकर दोस्तों क्योंकि पंजाब के वरिष्ठ नेता अगर बीजेपी में चले गए आम आदमी पार्टी छोड़कर, तो कहीं ना कहीं सोचिए जिस पंजाब में बीजेपी को लेकर कोई भी कह सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अगले 4-5 चुनाव तक तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी, जैसे हर बार होता आया है। पंजाब में बीजेपी पूरी ताकत लगाती है और जनता भाजपा को पसंद नहीं करती। वैसे भी बीजेपी के लिए हालात और ज्यादा खराब पंजाब के अंदर हुए हैं दोस्तों। तो अब फुल्का जैसे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता बीजेपी में जा रहे हैं बिना किसी भविष्य को देखे हुए, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से काफी परेशान हो गए होंगे। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक बयान ऐसा आया है दोस्तों जिसे ये साबित हो रहा है कि ममता बनर्जी अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में खुले तौर पर बंगाली अस्मिता का कार्ड खेल रही हैं दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से बैकफुट पर धकेल रही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव से ठीक पहले मतदाता सूची और एसआईआर के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ताजा रुख ने राज्य की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है दोस्तों। ममता बनर्जी ने बुधवार को नानूर के अंदर एक जनसभा को संबोधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल कर रही है और अवैध तरीके से बाहरी लोगों के नाम मतदाता सूची में जोड़े जा रहे हैं और उनको बंगाली बताया जा रहा है। इसके बाद वो दावा करती है कि बड़े स्तर पर बोरियों में भरकर बाहरी लोगों के नाम जुड़वाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ममता बनर्जी गदगद नजर आई है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान कहा गया कि कोलकाता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिए गए आश्वासन से संतुष्ट है। अदालत ने निर्देश दिया है कि 8 अप्रैल तक सभी आपत्तियों का निपटारा किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अदालत ने बिना उच्च सत्यापन के किसी भी नए दस्तावेज को स्वीकार करने पर रोक लगा दी है। इस पर ममता बनर्जी ने कहा कि आज मैं खुश हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमको न्याय दिया है। बीजेपी पर वोट चोरी के भी उन्होंने आरोप लगाए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों ममता बनर्जी खुलकर डंके की चोट पर भाजपा को इस मामले पर घेर रही है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें आम आदमी पार्टी के खिलाफ जिस तरीके की कार्रवाई की गई है दोस्तों इसकी कड़ी से कड़ी आलोचना की जानी चाहिए। गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी अपना विस्तार करने के लिए लगातार रैली पर रैली कर रही है। अरविंद केजरीवाल भी बैक टू बैक गुजरात में रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, आम कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा दावा किया है दोस्तों। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने दावा किया है कि गुजरात में उनके कार्यकर्ता के खिलाफ 145 एफआईआर हो चुकी है, वहीं पर 160 कार्यकर्ताओं को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी गुजरात में हार के डर से आम आदमी पार्टी से बुरी तरीके से बौखला गई है और अब तानाशाही पर उतर आई है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने अपने पोस्ट में गुजरात के आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी की गिरफ्तारी का भी दावा किया है दोस्तों। वहीं पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने भी सोशल मीडिया पर गिरफ्तारी की बातें कही है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करते करते 160 लोगों पर कार्रवाई कर दे रही है और कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, सैकड़ों में एफआईआर दर्ज की गई है। मामला काफी गंभीर है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी वालों को जवाब देना चाहिए कि क्या गुजरात के अंदर वो विपक्ष को पनपने नहीं देंगे, क्योंकि विपक्ष की यह भूमिका होती है कि वो देश भर के अंदर सरकार से सवाल पूछे। ऐसे में जो विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है उनके लोगों को ताबड़तोड़ कार्रवाई करके गिरफ्तार करना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में डर को दिखाता है दोस्तों। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं? अगर आप भी मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल बेशक कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के खिलाफ बोले, लेकिन अंततोगत्वा भारतीय जनता पार्टी की यह गलती है कि वो विपक्ष के खिलाफ इस तरीके की आंख बंद करके कार्रवाई कर रही है और आम आदमी पार्टी को इस मामले पर पूरी तरीके से सपोर्ट करना चाहिए। हर पार्टी को एकजुट होकर ऐसी कार्रवाइयों का प्रचंड विरोध करना चाहिए दोस्तों। ये साफ तौर पर देश के अंदर विपक्ष की आवाज दबाने और मुंह पर टेप लगाने जैसा मामला है। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा दोस्तों और वो कहती है मीडिया से बात करते हुए असम के अंदर की
मुझे लगता है कि जनता थक चुकी है, देख रही है कि बहुत भ्रष्ट सरकार है। जनता देख रही है कि कैसे डरा धमकाकर सारा काम किया जा रहा है। माफिया सिंडिकेट का राज है। वे चाह रहे हैं कि वही असम जो एक समय में हुआ करता था उभरे और एक नई सरकार बने। प्रियंका गांधी ने नई सरकार बनने को लेकर उम्मीद जताई है कि आम जनता असम में परिवर्तन करने को तैयार है। साथ साथ वो आगे एक और बयान देती है दोस्तों, रैली में बात करते हुए कहती है कि चाय चुन चुनकर आपके हाथों में छाले पड़ गए, हाथ कठोर हो गए। बीजेपी ने आपको 350 रुपए देने का वादा किया था जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया। बीजेपी ने एसटी दर्जा का वादा किया था लेकिन उसे भी आज तक भाजपा वालों ने पूरा नहीं किया, जो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी का आप लोगों के साथ किया गया धोखा है। आप लोग बीजेपी को कैसे माफ कर सकते हो? असम में अब परिवर्तन का टाइम आ चुका है। खासकर जो चाय बागान से जुड़े हुए लोग हैं दोस्तों, वे कहीं ना कहीं परिवर्तन करना चाहते हैं क्योंकि भाजपा से उनको काफी उम्मीद थी लेकिन भाजपा ने बहुत तगड़ा धोखा दिया। ऐसे में राहुल गांधी और कांग्रेस के कई सारे नेता चाय बागान का मुद्दा उठाते हैं दोस्तों, और नरेंद्र मोदी भी चाय बागान में जाकर महिलाओं के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तस्वीर सोशल मीडिया पर डालकर कहीं ना कहीं चाय बागान में काम करने वाली महिलाओं के प्रति हितैषी होने का दावा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी बुधवार को असम पहुंचे और डिब्रूगढ़ के अंदर चाय बागान का दौरा करने पहुंचे। बातचीत करते हुए फोटो खिंचवा रहे थे नरेंद्र मोदी दोस्तों, और चाय की पत्ती तोड़ने वालों से नरेंद्र मोदी बात करते हैं और बिहू डांस भी होता हुआ नजर आता है। ऐसे में ये सेल्फी वगैरह के माध्यम से दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भाजपा सरकार को लेकर आम जनता में सब कुछ सही है। आम जनता खासकर जो चाय बागान से जुड़ी हुई महिलाएं हैं जो हमेशा से रोजगार और खासकर दोस्तों वेतन के लिए संघर्ष करती रहती है, उन महिलाओं के साथ वीडियो बनाकर मैसेज देने की बीजेपी कोशिश कर रही है क्योंकि प्रियंका गांधी भी चाय बागान में काम करने वाली महिलाओं को बता रही है कि कैसे भाजपा ने उनसे वादा किया था और सारे वादे झूठे निकल रहे हैं। साथ साथ पश्चिम बंगाल के अंदर चुनावी सरगर्मियों के बीच में टीएमसी ने कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को एक पत्र भेजा है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के 10 मार्च 2026 के आदेश के बाद चीफ जस्टिस ने बंगाल के सभी जिलों के अंदर अपील की सुनवाई के लिए 19 ट्रिब्यूनल नोटिफाई किए हैं, यानी अलग अलग कोर्ट बनाए गए हैं। अब टीएमसी ने इन ट्रिब्यूनल की अपील करने की प्रक्रिया को और आसान और पारदर्शी और आम जनता के लिए अनुकूल बनाने के लिए 8 सुझाव दिए हैं दोस्तों। पार्टी का कहना है कि 20 मार्च 2026 के नोटिफिकेशन में अपील के लिए ऑनलाइन यानी ईसी नेट प्लेटफॉर्म और ऑफलाइन यानी डीएम और एसडीएम ऑफिस 2 तरीके बताए गए हैं, लेकिन इससे बेहतर करने की जरूरत है। पार्टी ने चिट्ठी लिखी है दोस्तों और इसमें कहा गया है कि रिजेक्शन का कारण बताना, यदि माननीय न्यायिक अधिकारियों ने किसी भी आवेदन को खारिज किया है तो उसका ठोस आधार बताना होगा। ये जानकारी अनुपूरक सूची में उपलब्ध होनी चाहिए ताकि अपील करने वाले उम्मीदवार को पता चल सके कि आखिर किस कारण से उसके नाम को हटाया गया है। दूसरा जो डिमांड किया गया वो ये कि ऑफलाइन अपील की शुरुआत व्यक्तिगत तौर पर ऑफलाइन अपील करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए जल्द से जल्द आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया जाए। तीसरा सुझाव दिया गया है कि ब्लॉक स्तर पर जमा हो अपील यानी एसडीओ ही मजिस्ट्रेट के कार्य करते समय एसडीएम होने चाहिए। इस पदनाम में सुधार किया जाना चाहिए। इसके अलावा अपील केवल डीएम या एसडीओ ऑफिस तक सीमित ना रहे बल्कि बीडीओ कार्यालय में भी स्वीकार किया जाना चाहिए। ऐसे ही और भी कई तरीके की मांग की गई है दोस्तों। अब इन सारे मांगों में से कितनी मांगे मानी जाएगी ये बड़ा सवाल है। 8 डिमांड की गई है। साथ ही साथ एक समय में भारत के लेजेंड कहे जाने वाले लिएंडर पेस ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है दोस्तों। पश्चिम बंगाल चुनाव में लिएंडर पेस बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अक्टूबर 2021 में गोवा में ममता बनर्जी की उपस्थिति में तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता ले रहे थे। इसके बाद वापस से बीजेपी में आ गए दोस्तों। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि इनके ऊपर डोमेस्टिक हिंसा के आरोप लगे हुए हैं, यानी घरेलू हिंसा के आरोप लगे हुए हैं 2022 में। उसके बाद अब ये भारतीय जनता पार्टी में आ रहे, तो क्या इससे पश्चिम बंगाल के अंदर मतदाताओं पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या एक परसेप्शन बनेगा कि भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में सपोर्ट मिल रहा है, या फिर लोग समझेंगे कि लिएंडर पेस एक ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जो पहले कभी टीएमसी में जाते हैं कभी भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं, यानी उनकी कोई विचारधारा ही नहीं है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति 2 अलग अलग विचारधारा वाली पार्टी में जाता है तो फिर उस व्यक्ति की विचारधारा को लेकर सवाल उठने लगता है दोस्तों। ऐसे में बंगाल की कुछ जानी मानी हस्तियों को बीजेपी अपने साथ में लाकर बंगाल में मैसेज देना चाहती है कि बंगाल के जो लोग हैं, जो बंगाल में लेखक, शिक्षाविद, कलाकार, खिलाड़ी हैं, वे भाजपा के प्रति पॉजिटिव हैं। हालांकि दोस्तों इस तरीके के मामले पर क्या आपको लगता है कि कुछ बीजेपी के लिए सकारात्मक माहौल बंगाल के अंदर बनेगा, या फिर ये सारे के सारे ढकोसलेबाजी है? लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल की ओरिजिनल पार्टी तो नहीं है, क्योंकि बीजेपी की जो विचारधारा है दोस्तों वो कहां से आती है आपको पता है, नागपुर से आती है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पर ममता बनर्जी जो आरोप लगाती है बाहरी होने का, उस आरोप से ही बीजेपी आज तक पार नहीं पा पाई है। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें
कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में 7 सीटों को टारगेट कर रही है, ऐसा एक रिपोर्ट छपा है दोस्तों। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस की आधा दर्जन से अधिक सीटों पर नजर है। ऐसे में अब जो अपडेट आ रही है वो ये कि बीते विधानसभा चुनाव में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के लिए सबसे कड़ी मुकाबले वाली सीटें रही है। इन मुकाबले में कांग्रेस पार्टी भी इस बार रहने वाली है। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी जहां पर टक्कर में है दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने पश्चिम बंगाल की जिन सीटों पर जबरदस्त जीत की उम्मीद कर रही है, केवल वहीं कांग्रेस का फोकस है दोस्तों। इन सीटों में दिनहाटा की सीट है, जलपाईगुड़ी की सीट है, तमलू की सीट है, दातन और घाटल के साथ साथ बलरामपुर और कुल्टी विधानसभा सीट है। ऐसे में 2021 के विधानसभा चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि सबसे टक्कर वाला मुकाबला दिनहाटा में दर्ज किया गया था, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। जीत का अंतर केवल 57 वोटों का था। इसके अतिरिक्त दूसरे नंबर पर विधानसभा में बलरामपुर की जो सीट थी दोस्तों, उसमें 273 का अंतर, काफी छोटा अंतर था। ऐसे में कांग्रेस पार्टी केवल 6-7 सीटों पर ज्यादा फोकस कर रही है दोस्तों। इससे पता चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी केवल कम सीटें लेकिन वो जीतने के पूरे प्रयास के तहत काम करेगी। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही कदम है पार्टी का, इसी पर मुकाबला करना चाहिए, इसी पर आगे बढ़ना चाहिए, तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने केरल चुनाव के बीच में ही एक ऐसा कानून ला दिया है दोस्तों, जिससे केरल में बीजेपी बुरी तरीके से फंस गई है। एफसीआरए बिल बीजेपी पेश कर रही है दोस्तों। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है, यानी बाहर से जो चंदा आता है दोस्तों, उसके नियमों में काफी कठोरता दिखाई गई है, मजबूत किया गया है और पैसे अब कम बाहर से आ पाएंगे। इस बात को लेकर कई सारे क्रिश्चियन चर्च काफी नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि यह तरीका सही नहीं है। ऐसे अल्पसंख्यक समाज के लोगों को टारगेट करने के लिए लाए गए कानून का विरोध किया जाएगा। अब इस पर दोस्तों बीजेपी बुरी तरीके से फंस गई है, क्योंकि भाजपा को अगर केरल में अपनी पैठ जमानी है तो हिंदू के साथ साथ क्रिश्चियन वोट भी चाहिए। और क्रिश्चियन वोट के लिए बीजेपी ने पिछले 1-1.5 साल में जो कुछ किया है आप लोग जानते ही हैं। और अब जो एफसीआरए वाला मामला आया है वो भी चुनाव के बीच में, ये बीजेपी को भारी नुकसान पहुंचाएगा। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, साथ साथ हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत